Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस और ईरान की टेंशन की। अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरान पर बमबारी की है और ईरान ने पलट कर वार किया है। यूएस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि ईरान को नेक्स्ट वीक की बात है हम उनके ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे, हम उनके पावर हाउसेस को निशाना बनाएंगे और ईरान को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान को नेगोशिएट करना पड़ेगा हमारे साथ, वरना ईरान की खैर नहीं। क्राइम्स हैं, ब्रिज को निशाना बनाना, हॉस्पिटल्स को जहाँ सिविलियंस हों, डिसैलिनेशन प्लांट्स, और ये ओपनली कह रहे हैं कि मैं ब्रिजेस को निशाना बनाऊंगा, जो मेरा करना है कर लो जी। और वो इसलिए भी कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी ख़त्म कर रहे हैं, उनका प्लान है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, क्रिमिनल कोर्ट, आपको पता ना कि नेतन्याहू के वारंट जारी हुए और सारे जितने भी ऐसे लोग हैं, तो उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब ये इसको ख़त्म करो बस, हमें नहीं चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये बेकार काम कर रही है, बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है, ये अच्छे लोगों को जो है ना वो क्रिमिनल बना के पेश कर रही है। तो ये काम सबसे पहले तो उनको क्या जरूरत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो करने जा रहे हैं और जो कर चुके हैं, ये वॉर क्राइम्स ही हैं ट्रंप ने जो। तो जनाब मसूद पिशकियान ने भी जवाब दिया है और ईरान की लीडरशिप में असेंबली का इजलास हुआ है ईरान में और वहाँ फील लोगों को मिल गया है, वहाँ लोगों को पता चल गया है कि ईरानी क़यादत क्या सोच रही है। तो ईरान ने यही कहा है, असेंबली में भी यही बात हुई है कि बोट डाउन नहीं करना है और आखिरी लम्हे तक लड़ना है, जब तक उनमें जान है, अपनी टेरिटरी की हिफाजत करनी है और कोई गलत फहमी में ना रहे कि प्रेशर डाल के हमसे कोई निगोशिएट कर लेगा या हमें मुज़ाकरात की टेबल पर लाएगा। अब ना होर्मुज़ बंद होने जा रही है, यूएस ने ब्लॉकेट शुरू कर ही दिया है बस, और उनका कहना है कि अब ईरानी जहाज़ ना आ सकेंगे, ना जा सकेंगे, और वो जो 20% की बात की थी वो वापस ले लिया। 20% टोल ट्रंप ने कहा कि वो वसूल करेंगे तमाम उन वेसल से जो होर्मुज़ से गुजरेंगे। और क्या था कि जी गार्डियन ऑफ द होर्मुज़, हाँ, तो गार्डियन ऑफ द होर्मुज़ ने ये एक बात की और गार्डियन फिर पलट गया और अब उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। दुनिया ने 1% 2% नहीं दे रहे थे, 20% यूएस को कौन देगा होर्मुज़ पे, विच इज़ नॉट इवन देयर मतलब डोमेन। और आप ये देखें, कह रहे हैं कि जी फॉरेन ईरान जो है हमसे जो है मुआहदा करे, मुआहदा तो होता है तो मुआहदा उसको वायलेशन यूएस की तरफ से हो जाती है, तो ये मुआहदा का फ़ायदा क्या होगा, क्या कैसे होगा, चलेगा कैसे, चाहे हो भी जाए चलेगा कैसे? बिल्कुल ऐसी। और आपको ये बताएं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुर्की में उनके रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई और बड़ी अहम मुलाकात हुई है। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, फ़ौजी और दीगर मामलात पर डिस्कशन हुई है। पाक तुर्क ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ये अहम दौरा है और इसके मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है तुर्की में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का। हमें ज्वाइन किया है मंसूर जाफर साहब ने, IR एक्सपर्ट हैं और बड़ी नज़र है, गहरी नज़र है मंसूर साहब की। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मंसूर साहब, कैसे हैं? मंसूर साहब मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप तो ये अब बार बार वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं या फिर वो मीडिया से बात करते हैं, इस किस्म की बातें होती हैं, लेकिन इस बार जो बात की है उसको आप सीरियसली ले रहे हैं कि नेक्स्ट वीक वो कह रहे हैं कि हम ब्रिजेस को अब निशाना बनाएंगे, पावर हाउसेस को निशाना बनाएंगे, ईरान को बस हम तबाह बर्बाद कर देंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको सीरियसली लेते हैं इस बयान को? जी बहुत शुक्रिया जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जितने भी बयानात हैं उन्हें सीरियस तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसकी सीरियसनेस इस हवाले से बनती है कि इसका जो रद्द-ए-अमल जाएगा वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शायद इन्विजन नहीं किया है, क्योंकि उन्हीं के इत्तेहादी, उन्हीं के दोस्त जिनके पेट्रो डॉलर पे अमेरिका की इंडस्ट्री चलती है और उनकी वॉर इंडस्ट्री चलती है, ये ईरान ने अमेरिका पर तो हमला बराह रास्त नहीं करना है, क्योंकि वो 10,000 किलोमीटर दूर है और उनके पास बैनुल बर्राज़मी मिसाइल भी मौजूद नहीं है। उन्होंने इसका बदला जो है उनके खित्ते के ममालिक जो है वहाँ पे मौजूद उनकी अमेरिकी बेसिस से लेना है। अगर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है तो फिर वो जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं वो कर गुजरें। वो कहा जाता है ना, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर ईरान का तो नारा यही है, और ये नारा उनके न सिर्फ मैदान में बल्कि ऐवान के अंदर भी यही नारा लगा है कि उन्होंने इंतकाम लेना है। उनके मुज्तबा खामेनेई साहब का तहरीरी बयान भी और उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी यही नारा, और उनके जो जनाजे तदफीन और सफ़र आखिरत के जो मौके थे उस पर भी यही नारा ईरानी अवाम की तरफ से सुनने को मिला है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जिस कौम को माजी में इस तरीके से किसी गैर मुल्की कुव्वत ने सब्जुगेट ना किया हो, उसे ओवर पावर ना किया हो, तो उसे अमेरिका भी नहीं कर सकता। और बिलखुसूस आज की दुनिया जो है वो ऐसी नहीं है कि जिसमें आप
सारी दुनिया को वेनेजुएला समझ लें कि वहाँ से उनके सदर को और उसकी बेगम को उठा लाएं और उसके बाद वहाँ एक रजीम चेंज का एजेंडा इन्फोर्स करके और उसके मसाइल पर कब्जा कर लें। बुनियादी जो मकसद है इस सारी जंग का यही दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब यकीनन एक बयान दे के खुद ही वापस ले लेते हैं। उन्होंने 20% टैरिफ की बात की, तो ये एक लिहाज से ईरान के उस जो क्लेम को कंसोलिडेट करती है ये बात कि इस जोग्राफिया में जो चीज़ गुजरेगी वो ईरान की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं गुजरेगी और ईरान को ही यहाँ पे किसी किस्म का टोल या कोई इंतजामी फीस लगाने का हक हासिल है। किसी गैर मुल्की कुव्वत को जो हज़ारों किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पे हुक्मरानी नहीं कर सकती, क्योंकि अब इस अंदाज से दुनिया को अपने जेर कब्जा लेने का मामला जो है वो बिल्कुल लग चुके हैं। अब तो जहाँ कब्जे हैं वो कब्जे खत्म हो रहे हैं और उसके लिए लोग मुज़ाहमत कर रहे हैं। तो ऐसे में ईरानी कौम के साथ इस नौयत के खिलवाड़ यकीनन ना तो खत्ते के लोग पसंद करेंगे और ना ईरानी अवाम पसंद करेंगे। मंसूर साहब ये बताइएगा कि ये जो ट्रंप को अपनी जान का खतरा लग रहा है इतने मिलिट्री माइट के बावजूद कि इनको असैसिनेट कर दिया जाएगा, मोसाद ने इनको इन्फॉर्मेशन दी, टर्की से इन्होंने अपना कतरी जो जहाज़ है वो छोड़ के एयरफोर्स 1 मंगवाया, उस पर जा रहे हैं और फिर मतलब कह भी रहे हैं सोशल मीडिया पे अपने कि जी मेरी जान को खतरा है, कुछ हुआ तो मैं तो ईरान को बिल्कुल इनकी सिविलाइजेशन ही हम ख़त्म कर देंगे एंड प्रेज बी टू अल्लाह। ये क्या इतने डरे हुए क्यों हैं? इसको क्या खतरा है और ये मोसाद की इंफॉर्मेशन करेक्ट है? इसके ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये देखिए जिस मोसाद की इंफॉर्मेशन पर उन्होंने ये सारा वाबेला मचाया है उसी मोसाद की फराहम करदा इंफॉर्मेशन की बिना पर उन्होंने ईरान पर चढ़ाई की थी और आपने देखा कि वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो फिजल आउट होगी। ना वहाँ पे रजीम चेंज हुई, ना वहाँ पे अवाम सड़कों पे आए, ना ही उनके लिए कोई ऐसा वहाँ पे वेलकमिंग उनके नारे लगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब बुनियादी तौर पे नेतन्याहू के उस ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस नौयत की जंग, इस नौयत की जो वॉर मॉन्गरिंग है वो सूट करती है। जब तक खित्ते के अंदर लड़ाई है, फसाद है, तो वो उसको एक एमरजेंसी सिचुएशन को अपने लिए एक फेवर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपने खिलाफ होने वाली अदालती कार्रवाई से बचने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खुद उनको उस अदालती कार्रवाई से बचाने के लिए खुद उनकी जो पार्लियामेंट के अंदर जो है उनके सदर से भीख मांगते रहे हैं, उसके बाद धमकियां भी देते रहे हैं उनकी अदालतों को। लेकिन सर ये खतरा सही नहीं है, क्योंकि ईरान में भी पार्लियामान में भी आपने माहौल देख लिया, उनके फ्यूनरल में भी माहौल आपने देख लिया, वो तो बदले की बातें हो रही है ना। और पार्लियामान में देखें कि किस तरीके से, तो सही नहीं है खदशा है उनका, कैसा हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए जी इसको आप रूल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस नौयत की जो बेपर की इंटेलिजेंस उड़ाई जाती है और ख़ासतौर पे जिसको बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखिए कि इन्हीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि जो बरतानिया ने अमेरिका को दी और उन्होंने इराक पर चढ़ाई कर दी। और कल आपने देखा कि इराकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे थे कि अब अमेरिका को इराक में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो तबाही फैलानी थी वो फैला चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी एक वॉर इंडस्ट्री को चलाना है। जब तक वो चलती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क और दूसरे से तीसरे, अब यही काम गजा में करने के बाद लबनान में चले गए हैं, लबनान में करने के बाद अब उनको ईरान की मंजिल नज़र आ गई है। और यहाँ पे सारा जो उनका मकसद यही है कि उनकी किसी तरीके से जो वॉर इंडस्ट्री जो है वो चलती रहे और उनके अवाम जो है उनकी जो नाम नहाद मेगा बेस है उसको अमेरिका को अजीम बनाने का मौका मिलता रहे। बाकी सारी दुनिया चाहे भाड़ में जाए, उनके ना कोई सिविल राइट्स हैं, ना उनके कोई इंसानी हकूक़ हैं, इसलिए उनको ताराज करना, उनको बिल्कुल जैसे कहना मक्खी और मच्छर की तरह मार देना जो है वो अपने लिए जायज़ समझते हैं। और ख़ासतौर पर उस पर फिर कोई मुआवजा जो है उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म बाकी रहने नहीं देना चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा को पहले उन्होंने बेअसर किया है, इसी तरीके से डोनाल्ड जो नेतन्याहू ने उसको बेअसर किया है। बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत को एक खिलवाड़ बना दिया गया है। ऐसे में एक जंगल का कानून नाफिज करने के बाद फिर आप खुद अपने आप को कितना महफूज रख सकते हैं? चाहे आप अपने आप को जंगल का शेर ही कहते हो, आपको दीगर जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं या जो बाशिंदे हैं, जो भी मखलूक है, ईरानी बहुत है वहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसी खौफ का शिकार है। जी मंसूर साहब ये बताइएगा कि अब ये जो जंग का राउंड शुरू हुआ है इसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो दूसरी हैं, यूएई खास तौर पे, ये अब कितना अफेक्ट हो रहा है और ये अब कंट्रीज़ क्या करेंगे? तो बहुत सारे मुल्क तो अब इसमें डायरेक्टली इफेक्ट हो ही रहे हैं, तो इस दफ़ा उनका क्या रिएक्शन होगा और उनका भी क्या लॉस हो रहा है? देखिए जी बड़े पैमाने पे इस वक्त उन्होंने ईरानी हमले जारी हैं, ख़ासतौर पे इस बार तो उर्दुन को भी निशाने पे ले लिया गया है और वहाँ पे जो कार्रवाई की गई है उसमें तो ईरान से जो एक सहम हुई है
وہ انہوں نے جس بیس کو نشانہ بنایا وہ بنیادی طور پہ امریکی فوج کے زیر استعمال نہیں تھی، وہاں فرانسیسی فوج تعینات تھی. تو ایسے میں یقیناً ایک رد عمل بھی ان کی طرف سے آتا ہے. اب کیونکہ جنگ میں تو پھر ایسے ہی ہے نا کہ آپ کے ہر نشانہ ٹھیک نہیں لگتا، اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس کوئی پریسائز ہٹ کرنے والے ٹیکنالوجی بھی موجود نہ ہو. تو ایسے میں اس وقت جو خطے کے ممالک ہیں اس میں سعودی عرب ایک ایسی ایکسیپشن ہے کہ جو ایران کے براہ راست حملوں سے بچا ہوا ہے. لیکن وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایرانی کی ایک پراکسی حوثی جو ہیں وہ یمن سے اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ بھی معاملہ بڑا سیریس ہے سنا کے ایئرپورٹ پر. جی، اور وہ آنے والے دنوں میں کیونکہ اسی طریقے سے اس کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے. جیسے شام میں ایک انکم اسٹیشن تھا جس کو وہ ایک اپنی ایڈوائزری کیپیسٹی میں استعمال کرتے تھے پاسداران انقلاب. اب وہ یمن کے اسٹیشن کو جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہاں پہ یہ جو آبنائے ہرمز اگر کسی طریقے سے ان کے کنٹرول سے جاتی ہے تو وہ باب المندب والا جو پیسج ہے بحیرہ احمر کے اندر اس کو بلاک کر دیں گے، اور وہ اس سے بڑا سیکورٹی تھریٹ بن جائے گا دنیا کے لیے اور ان کی اکانومی کے لیے. کیونکہ جتنی ویسٹرن اور سر تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے آنے والے ہفتوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر فیول پرائسز بڑھ جائیں گی؟ کیونکہ بلاکیڈ ہو گیا ہے، یو ایس کی طرف سے اعلان ہو گیا اس کا، اور آلریڈی مطلب بڑھ چکی ہیں پرائسز. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اب ایک دو ہفتے کے اندر؟ جی یقیناً اس کا امیڈیٹ فال آؤٹ تو تیل کی قیمتوں پر ہی پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی جب طلب اور رسد جو ہے اس میں کمی آتی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں اس کی قیمتوں میں اضافہ جو ایک نیچرل فینومینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پوری اشیاء ضروریہ جو دنیا بھر کے اندر مہنگی ہوتی ہیں، خاص طور پہ انشورنس کاسٹ مہنگی ہو رہی ہے، مارگیج کے ڈیل جو ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں، سود کا جو ایک ان کا سیٹ اپ ہے دنیا کے اندر اس کے ریٹس جو ہیں فلکچویٹ کرتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسانی نفس کی طرح اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں پوری جو اکانومی پر اس کے اثرات ہیں وہ یعنی ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایک فرد پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مذاکرات یا جو مفاہمتی یادداشت پر راضی نامہ کیا تھا تو اس کی بنیاد ان کے اپنے ملک کے اندر جو ریزرو تھے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب آ گئے تھے. اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر تیاری کی اور دستخط کیے. یہ وہ معاملات ہیں کہ جس کو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے ہاں تو کوئی امپروومنٹ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف ڈرا کر دھمکا کر جس طریقے سے وہ خود خوفزدہ ہوتے ہیں چھوٹی سی دھمکی کے جواب میں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کے تمام ملکوں کو اسی طریقے سے اسی نفسیات کا شکار کر کے جو ہے وہ زیر بار کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسے ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا منصور صاحب، یہ ایک مجھے ذرا پلیز بتائیے گا کہ یہ جو سینیٹر جو بڑے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے لنڈسے گراہم یو ایس سینیٹر، ان کی نیچرل ڈیتھ آپ کو لگتا ہوئی ہے یا یہ جب یوکرین گئے ہیں تو وہاں جو ہے ان کو شاید رشیا نے اساسینیٹ کیا ہے، وہاں مارا گیا ان کو، اور یہ کور اپ ہے کہ جی واپس آئے ہیں تو جی نیچرل جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، اس پر تو میں سمجھتا ہوں یعنی میرے پاس کوئی براہ راست معلومات تو اس ضمن میں نہیں ہے، لیکن جو میڈیا رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ ان کی کوئی جو شہرگ ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ جو امیڈیٹلی بسٹ کر گئی، اور وہ ایسا فنومینا ہے جس کے کوئی میڈیکل فوری طور پہ ریلیف. ہاں لیکن ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اے چانس پاسبلٹی ہو بھی سکتا ہے کہ ان کو اسیسنیٹ ہی کیا ہو؟ کچھ بات رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی، لیکن میں نے اس کیا نا کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی کنکریٹ یا امپیریکل ایویڈنس موجود نہیں ہے، اور کوئی اونرشپ بھی نہیں لے رہا. بارے میں خود جی فیلڈ مارشل کے دورے سے متعلق ذرا بات کرتے ہیں سر. ایسے کرٹیکل ٹائم پہ فیلڈ مارشل کا ترکیے جانا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اردوان کی تعریف کرنا، اسرائیل کا اردوان کو یہ سمجھنا کہ شاید وہ ذرا نیتن یاہو سے اتنا ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو اس کانٹیکس میں ذرا بتائیے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے دورے کو. یقیناً یہ ایک بڑا اہم دورہ ہے، اور خاص طور پہ ایسے اہم وقت میں کہ جب خطہ ایک بڑی ہی تباہی و بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ ترکیہ ان ملکوں میں شامل ہے کہ جو پاکستان کے اس جو ثالثی کا جو پروسیس ہے اس کے بڑے اسٹانچ سپورٹر ہیں. اور ماضی میں جب آپ نے نوٹ کیا کہ پاکستان نے اس عمل کی ابتدا کی تو سعودی عرب، ترکیہ، مصر، یہ تمام ملکوں کے جو وزراء خارجہ ہیں وہ پاکستان میں تشریف لائے، اور انہوں نے پاکستان کو نہ صرف اس پورے پروسیس میں اپنی ڈپلومیٹک سپورٹ کا یقین دلایا بلکہ ہر لمحے پہ پاکستان کو بیل آؤٹ بھی کیا، اور خاص طور پہ جب بھی کوئی چیز ڈی ٹریک ہونے لگی تو اس کو ٹریک پر لانے کی بھی کوشش کی. یہی میں سمجھتا ہوں دورہ اس حوالے سے بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے کہ اس میں یقیناً ایران کی جو موجودہ سچویشن ہے اور امریکہ کے جو حملے ہیں
वो भी देर गौर आए होंगे। और इस वक्त पाकिस्तान तो यकीनन वाशिंगटन के अंदर अपना एक डिप्लोमेटिक वेट रखता है। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को जिस तरीके से अमेरिकी सदर खुद ज़ाती तारीफ का और उसका यानी वो करते हैं, फिर उसके साथ साथ जो दूसरे रहनुमा अभी लेफ्टी आपने आइडेंटिफाई किए वो रजब तैयब एर्दोगान है। उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने रिप्रोचमेंट का इजहार किया बिल्कुल नेटो के उस इजलास के मौके पे, जो अमेरिका की तरफ से उन्हें F-35 तैयारे फरोख्त करने थे, बिल्कुल उस हवाले से जो तो ये बड़ा बहुत शुक्रिया, थैंक यू मंसूर साहब, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मंसूर जावेद साहब, आपने वक्त दिया हमें।